सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? कुशल मंगल हैं ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। आज हम कन्यादान कविता पढ़ेंगे जिसके कवि हैं ऋतुराज। कविता को पढ़ने से पहले हम ऋतुराज कवि जो हैं उसके बारे में जानेंगे। ऋतुराज कवि हिंदी साहित्य के जनवादी कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी भरतपुर में हुई थी। एमए अंग्रेजी से इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से की थी। उसके पश्चात ये जयपुर में ही रहे और फिर अध्यापन का कार्य इन्होंने शुरू किया। कविवर ऋतुराज को सोमदत्त परिमल सम्मान और मीरा पुरस्कार मिला। बिहारी पुरस्कार भी इनको मिला था। इनकी रचनाएं इन्होंने अभी तक 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं इनके, जिसमें एक मरण धर्म और अन्य पुल और पानी, सूरत नीरत आदि हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं कि इनकी कविताओं में लोक जीवन और उस परिवेश से संबंधित समस्याओं का वर्णन है। इन्होंने उपेक्षित, पीड़ित और शोषित जो कवि माने ये मूलतः उपेक्षित, पीड़ित और शोषित कवि माने गए हैं। जो लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनका वर्णन इन्होंने किया है। कवि ने समाज में असहाय और अभावग्रस्त जो लोग थे उनकी व्यथा को वाणी प्रदान की है। कहने का मीनिंग क्या कि जो अभावग्रस्त थे, जो लोग असहाय थे, उनके बात को उभारा है, उसको उभार कर बताया है कि जीवन में लाचारी जो इंसान के जिसके पास आ जाती है या शोषित स्थिति जिसकी हो जाती है उसका वर्णन किया है। उसके साथ साथ इन्होंने उसकी समस्या का समाधान भी बताया है कि दैनिक जीवन में अनुभव जो थे उनके यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने शोषण से बचने के लिए उसके सुझाव हमें दिए हैं। तो जो एक ये कन्यादान कविता है, ये ऐसी ही कविता कही जाती है। ऋतुराज सहज सरल भाषा के कवि हैं। इनकी भाषा लोक जीवन से संबंधित है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज शब्दों का प्रयोग किया है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों शैली का प्रयोग किया है। श्रृंगार रस और करुण रस का सफल चित्रण इसमें मिला है। जो हम कन्यादान कविता पढ़ेंगे, कन्यादान होता क्या है वास्तव में, पहले हम इसे जानेंगे। कन्यादान से बच्चों हम सभी परिचित हैं कि लड़की की शादी करने के बाद, फेरों के बाद जो माता पिता के द्वारा दान किया जाता है उसे कन्यादान की रस्म कहते हैं। लड़की की शादी फेरे होने के बाद जो माता पिता के द्वारा वर पक्ष को जो दान दिया जाता है उसमें एक तो लड़की का दान किया जाता है, दूसरा उसके साथ कुछ उपहार स्वरूप भेंट दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं कन्यादान। तो जब ये कन्यादान किया जाता है उसके बाद माता पिता का लड़की पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। लड़की से माता पिता का हक छीन जाता है, उस पर वर पक्ष के लोगों का अधिकार हो जाता है। ऐसी हमारे समाज की मान्यता है। लेकिन जिस घर में लड़की पली है, बड़ी है, उससे उसका अधिकार समाप्त हो जाए, उस माता पिता का अधिकार उस लड़की पर से समाप्त हो जाए, ऐसा उचित नहीं है। लेकिन हमारे समाज की ये रस्म है कि फेरों के बाद जब कन्यादान लड़की का कर दिया जाता है तो माता पिता का उस पर से साया उठ जाता है, माता पिता का उस पर अधिकार नहीं रह जाता। तो इस कन्यादान कविता में जब लड़की का कन्यादान किया जाता है तो माँ का दिल पिघल जाता है। उसकी माँ के मन में तरह तरह के विचार जागृत होते हैं। माँ अपनी बेटी को समझाती है। पहले तो वो ये सोचती है कि वो लड़की है कैसी,
कितना वो जानती है कितना नहीं, उस चीज़ को लेकर माँ विचलित होती है, दुखी होती है। फिर जब कन्यादान कर दिया जाता है तो माँ अपनी बेटी को समझाती है कि उसे ससुराल में कैसे रहना है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। कवि कहते हैं इसमें कि कन्यादान करते समय माँ का दुख वास्तविक था। माँ के मन में जो विचार आ रहा था वो वास्तव में दुख देने वाला ही था। सचमुच बड़ी माँ दुखी थी जब अपनी बेटी का कन्यादान कर रही थी। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। जब माँ उसका कन्यादान कर रही थी तो माँ को ऐसे लग रहा था कि ये उसकी अंतिम पूंजी है जिसे आज वो अपने हाथ से खो रही है। माँ के लिए एक बेटी ही होती है जिससे वो अपने विचारों को साझा करती है, अपने सुख दुख की बातें जिसके साथ वो बतियाती है, जिसके साथ वो बातें करती है। अपने मन की जो सुख की और दुख की बातें हैं वो सारी बातें अपनी बेटी के साथ ही करती है। और कन्यादान होने के बाद बेटी घर से चली जाएगी, माँ भी अकेली पड़ जाएगी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अब माँ के मन में एक तरफ तो ये द्विधा चल रही है कि वो अंतिम पूंजी थी, मानो अंतिम धरोहर थी अपने माता पिता की, जो आज उनके हाथ से चली जाएगी। दूसरी ओर माँ के मन में अपनी बेटी को लेकर तरह तरह के विचार आते हैं। माँ कहती है कि मेरी बेटी अभी सयानी नहीं थी, इतनी समझदार नहीं थी, वो भोली भाली सी है, उसे अभी सब कुछ ज्ञान नहीं है। उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख को बाँचना नहीं आता था। माँ कहती है कि मेरी बेटी अभी इतनी समझदार नहीं हुई, इतनी सयानी नहीं है, वो केवल शादी लायक तो हो गई है लेकिन उसकी समझ अभी पूरी नहीं हुई है, उसके अंदर पूरी समझ नहीं आई है। वो भोली भाली है, सरल है। कहती है कि उसे सुख का तो अनुभव करना आता है, विवाह से क्या सुख मिलेगा इस चीज़ का तो उसे आभास होता है, इस चीज़ को तो वो महसूस करती है, लेकिन उसे दुख को बाँचना नहीं आता। विवाह के बाद ससुराल पक्ष से जो उसे दुख मिलेगा उसको उसे पढ़ना अभी नहीं आता। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। बेटी की माँ कहती है कि मेरी बेटी एक धुंधले से प्रकाश की पाठिका है। क्या कि वो कुछ तुक और लयबद्ध पंक्ति कविताओं को तो गा लेती है, उनको समझ लेती है, लेकिन वास्तव में वो उस कविता में उस पद में क्या कहना चाहता है वो उसे बाँचना नहीं आता। कहने का मीनिंग क्या कि इस पंक्ति में वो यही पढ़ाना जानती है उसको कि काव्य के अंदर जो अच्छी तरह से नहीं जानती थी उन सारी बातों को वो जाने। शादी के बाद जो सब काम होना है वो उसे नहीं पता, उसके अंदर कितना यथार्थ है वो उसको नहीं जानती, उसको जानने की कोशिश उसे अभी करनी नहीं आती। केवल वो सुख के पलों को अनुभव करती है, ससुराल पक्ष में कैसे कैसे उसके साथ बातें की जाएंगी उसको वो नहीं जानती। एक बार फिर से देखेंगे कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को दान में देते वक्त माँ अपनी बेटी से कहती है कि जब लड़की का कन्यादान करते हैं, शादी के बाद फेरों के बाद जब कन्यादान किया जाता है, उस कन्यादान को करते समय माँ विचलित हो जाती है, दुखी हो जाती है। और माँ का दुखी होना, विचलित होना भी वास्तविक है, प्रामाणिक है। माँ जब लड़की को दान में देती है तो उसको अपनी अंतिम धरोहर समझती है कि शायद आज तक ही मेरा इस पर अधिकार था, अब इससे मेरा अधिकार छीन जाएगा। जिससे वो अपने मन की बातें उसके साथ किया करती थी, सुख दुख की बातें किया करती थी, आज माँ अकेली पड़ जाएगी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कहती है कि लड़की जो है, माँ कहती है कि मेरी बेटी अभी इतनी सयानी नहीं हुई है, इतनी समझदार नहीं है, विवाह के योग्य हो गई है लेकिन उसके अंदर अभी समझ नहीं है, वो अच्छे से समझ नहीं पाती है। वो भोली भाली है, ज़्यादा कुछ नहीं जानती है,
उसे केवल विवाह के सुख का तो ज्ञान है कि विवाह होने से मुझे सुख मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगी, उन सुख के पलों को तो जानती है, लेकिन ससुराल पक्ष के द्वारा दिए जाने वाली यातना को वो नहीं जानती, उनको पढ़ना नहीं जानती। पाठिकाति व धुंधले प्रकाश की कुछ तुक और लयबद्ध पंक्तियों की कवि कहते हैं कि जो लड़की है वो तुक और लयबद्ध पंक्तियों को गा लेती है, उनको तो वो समझती है। माँ कहती है कि सहज भाषा में जो कविता तुक और लयबद्ध कविता है उसको तो वो समझती है, कहने का मीनिंग विवाह का अर्थ तो समझती है, लेकिन उसके अंदर जो छिपा हुआ यथार्थ है उसको वो नहीं जानती। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, एग्जाम्पल दिया गया है मानो जनु जैसे, तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है, अनुप्रास अलंकार भी इसमें है। अनुप्रास अलंकार आप अपने आप से निकाल सकते हैं। दुख वाचना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जहाँ पर मुहावरा या लकोक्ति आ जाए वहाँ लाक्षणिक शब्दावली होती है। दुख वाचना मुहावरा है और यहाँ पर क्या बन रही है, लाक्षणिक शब्दावली बन रही है। तो पूरे के पूरे पद में लाक्षणिक और प्रतीकात्मकता दिखाई गई है। प्रतीकात्मकता कैसे कि जैसे इस कविता को पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने किसी लड़की का चित्र आ रहा है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। तो भावात्मक शैली है और छंद मुक्त कविता का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आपने इस कविता को पढ़ना है। नेक्स्ट पैरा हम कल करेंगे। धन्यवाद।